बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। I am Muhammad Kashif Rana and will teach you introduction to accounting। बहुत मजे का सब्जेक्ट है। इससे पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ होता। मतलब 99% तक ऐसे स्टूडेंट हमारे पास मौजूद हैं जिन्होंने इंट्रो टू अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग को नहीं पढ़ा हुआ। बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने आई कॉम किया हुआ हो, बी कॉम किया हुआ हो, तो उनको थोड़ी बहुत नो हाउ होती है कि अकाउंटिंग क्या है। इसके अलावा किसी के पास इसका कोई नॉलेज नहीं है। क्यूएम की बात करें ना, तो फिर भी आप लोगों को मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स कुछ ना कुछ चीजें आप लोग बचपन से पढ़ कर आते हैं। लेकिन जब आते हैं ना हम लोग अकाउंटिंग में आपको कुछ भी नहीं पता होता, तो बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है। तो ये बेसिकली पढ़ाना ज्यादा इजी होता है। देखो, ब्लैंक पेज के ऊपर लिखना ज्यादा आसान है, लेकिन एक अगर फुल पेज भरा हुआ है उसको पहले रेज करना है और फिर उसके ऊपर लिखना है ना, तो जरा मुश्किल सा काम है। तो अकाउंटिंग के हवाले से ना ये ब्लैंक पेज है। मैं जैसे इसके ऊपर लिखना चाहूंगा आप लोगों ने वैसे एक्सेप्ट करते जाना है। ओके। लेकिन क्यूएम के अंदर ऐसा होता है कि आपने कुछ ना कुछ चीजें कहीं ना कहीं से पढ़ी हुई होती हैं, तो आप इधर उधर घूमने की कोशिश करते हो, तो वो फिर ट्रैक पर लाना पड़ता है। लेकिन अकाउंटिंग में आपको पता है कि आगे का कुछ आइडिया ही नहीं है, तो लानी बात है आपने मुझे ही फॉलो करना है, और इसी में आपकी कामयाबी है कि जैसा पढ़ाऊं बिल्कुल वैसे लेके चलना है। स्टडी टेक्स्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो हमारी स्टडी टेक्स्ट ही है। इधर भी हमारा जो पेपर है वो एमसीक्यूज बेस्ड है। 100 मार्क्स का पेपर है। 2 आवर्स टाइम ड्यूरेशन है आप लोगों के पास। लेकिन क्यूएम के अंदर 50 एमसीक्यूज थे, और हर एमसीक्यूज 2 2 मार्क्स का था। इंट्रो टू अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। इंट्रो टू अकाउंटिंग के अंदर आपके पास 40 एमसीक्यूज हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो आपके 80 मार्क्स यहां से बनेंगे, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा जो 20 मार्क्स का है, और वो हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देनी होंगी। वो एट द एंड हम लोग जाकर देखेंगे। लेकिन उसकी प्रेपरेशन फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग शुरू कर देते हैं। 20 मार्क्स का एक लेंथी सा क्वेश्चन मौजूद है, और 80 मार्क्स के 40 एमसीक्यूज मौजूद हैं, और आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो जाता है। मतलब इन टोटल 41 क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। जो सिलेबस की बात करें ना, तो हमारे सिलेबस में जस्ट 10 चैप्टर्स हैं, और ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड इस तरह से कि भाई चैप्टर 1 आएगा तो 2 की समझ आती है, चैप्टर 1 एंड 2 आए तो 3 की समझ आती है, 1 2 3 आए तो 4 की समझ आती है। इसी तरह से 1 2 3 आते हों तो चैप्टर नंबर 5 की समझ आती है, 6 समझ आता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर यहां से आपको चैप्टर नंबर 7 शुरू करवाऊं और आपको वो समझ आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए प्रीवियस बैकग्राउंड का होना जरूरी है। और जो मैंने आप लोगों से कहा कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास होगा 20 मार्क्स का, वो बेसिकली आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 है, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। और ये चैप्टर नंबर 9 ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको ये ऊपर वाले 8 चैप्टर आते हों तो चैप्टर नंबर 9 समझ आता है। चैप्टर नंबर 9 बेसिकली आपके प्रीवियस तमाम चैप्टर्स की रिवीजन है। ये कोई नया चैप्टर नहीं है। ये पुराने चैप्टर्स के तमाम तरह एडजस्टमेंट्स को एक ही चैप्टर में डाल दिया गया है, तो चैप्टर नंबर 9 बन जाता है, और प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है कि चैप्टर नंबर 9 जब इसकी बारी आएगी मैं तब पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं फर्स्ट डे से ही वो 20 मार्क्स की प्रेपरेशन स्टार्ट करवा दूंगा आप लोगों को। और वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही हम अकाउंटिंग सीखते जाएंगे, हम उसमें एडजस्टमेंट्स करते जाएंगे, और हम फर्स्ट डे से ही देखेंगे कि हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, और हम लोगों ने उनको प्रिपेयर कैसे करना है। फ्रॉम द बिगिनिंग आपने जस्ट मुझे फॉलो करना है। कोई स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़नी जब तक कि मैं आपसे ना। अभी के लिए आप लोगों ने जो भी अपना फोकस वगैरह होगा वो मेरे नोट्स के ऊपर रखना है। जब यहां से मैं क्लियर कर दूंगा ना कुछ चीजें आप लोगों को, उसके बाद मैं खुद आपको स्टडी टेक्स्ट की तरफ लेके जाऊंगा। फिर उसमें क्या कुछ पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, मैं खुद आपको बताऊंगा। आपने अपनी तरफ से नहीं पढ़ना, अदरवाइज सिंपली कंफ्यूज हो गए और आपको कुछ नहीं समझ आएगी कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो अभी के लिए सिर्फ मेरे नोट्स उठाना, स्टडी टेक्स्ट को अभी कुछ भी नहीं पढ़ना। उस अदरवाइज ऐसी ऐसी टर्म्स यूज होंगी जो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैंने अगर यहां से मैंने सीक्वेंस में पढ़ाना है, कि आप लोगों को अभी मैंने अकाउंटिंग के बारे में बताना है कि बेसिकली अकाउंटिंग है क्या,
अकाउंटिंग में कौन कौन सी टर्म्स यूज करते हैं, अकाउंटिंग में डेफिनेशंस कौन कौन सी आती हैं, ये वर्ड यूज करे तो उसका मीनिंग क्या होगा। तो इसके ऊपर ना मुझे अच्छा खासा जरा टाइम चाहिए। जब ये चीजें आप समझ लेंगे ना कि इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि अकाउंटिंग में करना क्या है हम लोगों ने। बहुत मजेदार सा सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह आप लोग इसको लाइक करोगे, और इसको लाइक करना आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो। तो विदाउट अकाउंटिंग यू आर नथिंग। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लोग कहें कि अकाउंटिंग में बस वैसे ही पास कर दूं और आगे बढ़ जाऊं, तो आगे ये अकाउंटिंग खत्म नहीं होती। देखो, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं ना, तो इकोनॉमिक्स बस यहाँ पे पढ़ोगे उसके बाद खत्म, उसके बाद आगे कहीं नहीं आने वाला। आई टू बी की बात करोगे तो बस ठीक है, जितना नॉलेज चाहिए आप लोगों को मिल गया, उसके बाद नहीं आने वाला। लेकिन ये जो मेरे सब्जेक्ट्स है ना, ये ऐसे नहीं है। ये आपकी जान नहीं छोड़ने वाले, ये आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम है। और ये जितने अच्छे आपको आएंगे उतनी इनकम ज्यादा होगी। ये इतने अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। अब आप लोग बताओ, करनी है इनसे मोहब्बत या नहीं? हाँ, ये आपकी मजबूरी है, आपने जरूर करनी है इनके साथ मोहब्बत। अब ये है ही नहीं ऑप्शन। क्या आप लोग कहें कि नहीं मुझे नहीं आता, या मेरे लिए ये फेवरेट नहीं है, भाई इसको अपने लिए फेवरेट बनाना है हम लोगों ने। इसके बाद ये है जस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, मतलब एक मूवी देखने से पहले जो आप लोगों को ट्रेलर दिखाया जाता है, ये ट्रेलर है जस्ट। कभी अभी से डिसाइड कर लो आगे तुमने चलना है या नहीं चलना। उसके बाद आप लोगों के पास आएगा FAR 1, FAR 2, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, आर्टिकलशिप जो अपने करोगे, इंटर्नशिप जो आप लोगों ने करनी है, वो सारी एज एन अकाउंटेंट के तौर पे आप लोग कर रहे होंगे। फिर बन भी चार्टेड अकाउंटेंट रहे हो। तो ये तो मतलब कुछ भी नहीं है इंट्रो टू अकाउंटिंग। इससे आगे आगे देखिए होता है क्या। तो सारे स्टैंडर्ड्स वगैरह आप लोगों को बाद में जाके फेस करने पड़ेंगे। और ये एक अच्छा काम है, मतलब मुझे तो करने में बड़ा मजा आता है। अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर हम लोग इसको करने के लिए बैठते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्ट होना, तो 3-4 घंटे तो वैसे ही गुजर जाते हैं बंदे के, सुकून सुकून में। तो ये है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप लोग टाइम लगा सकते हो, और इंशाल्लाह आप लोग खूब इंजॉय करने वाले हो इनमें। अब देखें, हम लोग चलेंगे जरा स्टेप बाय स्टेप, चीजों को जरा अच्छे तरीके से देखेंगे। और हमारे एग्जाम में भाई ईच एंड एवरीथिंग इज कंपल्सरी, ऑप्शनल कुछ भी नहीं होता हमारे पास। और ऐसा भी नहीं होता दिस और दिस, ऐसा भी कुछ नहीं होता हमारे पास। हमारे पेपर में जितना कुछ आता है 100% हम लोगों ने अटेम्प्ट करना होता है। उसमें कुछ भी ऑप्शनल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोग कहें कि आप ऐसे ही स्किप कर दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मोस्टली पेपर हमारा अनसीन होता है, मतलब यहाँ पर वो बुकिश नॉलेज नहीं है। जैसे बचपन में आप लोग करते रहे मैथमेटिक्स के इस एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पर अकाउंटिंग में भी ऐसा कोई सीन नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊंगा वही एग्जाम में आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। वहां पर कॉन्सेप्ट यही होंगे, चीजें बिल्कुल ऐसी ही होंगी, लेकिन वैल्यूज डिफरेंट होंगी, सिनेरियोज डिफरेंट होंगे। तो आप लोगों ने पढ़ना भी बिल्कुल वैसे ही है। नहीं, यहाँ पे रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ना कॉन्सेप्ट्स को समझने की जरूरत है कि बेसिकली कॉन्सेप्ट किस तरह से लेके चलना है। ये आपकी जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम है ना, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अब तक जितना आप लोग पढ़ के आए और जैसा पढ़ के आए, वैसी पॉलिसीज इसके ऊपर नहीं अप्लाई करनी है आप लोगों ने। यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने दोनों के स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो आप लोगों ने इसको इसकी नेचर के मुताबिक लेकर चलना है। ऑल राइट। अच्छा, अकाउंटेंट बनने से पहले आप लोगों ने बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है। अकाउंटिंग को बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे बिजनेस को, कि बिजनेस हमारे पास क्या होता है, बिजनेस की टाइप्स क्या हैं, किस किस तरह से हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। ये हम लोग जरा स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। इसकी बुनियाद हम लोग, इसका स्टार्टअप हम लोगों ने किस तरह से लेना है, ये सारी चीजें समझेंगे। जब ये चीजें समझ आ जाएंगी, तो फिर अकाउंटिंग को समझना शुरू कर देंगे। फिर वो हमारे लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं रहता। अकाउंटिंग को आप इस तरह से देखो कि एक वक्त था जब मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था, तो मुझसे भी टीचर ने पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट अकाउंटिंग। तो पता है मैंने उसका आंसर क्या किया था? अच्छा सोचो मैंने क्या उसको आंसर किया होगा। टीचर ने पूछा फर्स्ट डे, जैसे आप लोगों का आज फर्स्ट डे है, व्हाट डू यू नो अबाउट अकाउंटिंग। तो मैंने सिंपल वर्ड्स में कहा था
ACCOUNTING, और इसके अलावा आई नो नथिंग। और आज मैं इस काबिल हूं कि मैं खुद अकाउंटिंग पढ़ाता हूं। तो अगर मैं इस स्टेज तक पहुंच सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं? अगर मैं इतनी परफेक्शन में अगर आ सकता हूं, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, तो आप लोग क्यों नहीं? और जैसे आप लोगों से मैंने कहा ना कि इतने मजे के सब्जेक्ट्स हैं कि अगर आप इनको करने बैठो वक्त का एहसास नहीं होता। मुझे अच्छे से याद है कि रमजान शरीफ होता था, एग्जाम्स के दिन वगैरह आने वाले थे, तो हम लोग वो तरावी वगैरह पढ़ के पढ़ने के लिए बैठते थे ना, तो सहरी का टाइम हो जाता था और हमें पता नहीं चलता था, रात गुजर जाती थी। तो ये वक्त आप पर भी आएगा। ये क्या है कि इंटरेस्ट लेने वाली बात है। और इधर इंटरेस्ट लेना भाई आपकी मजबूरी है, आपने लेना है इंटरेस्ट, ना चाहते हुए भी इनको अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाना है। मतलब इधर ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। इसको अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको R1 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, R2 इन चीजों की समझ आएगी। फिर इंटर्नशिप जिस फॉर्म में जाओगे वहां पे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, एडवांस अकाउंटिंग का पेपर अच्छे तरीके से दे पाओगे। तो इसमें इंटरेस्ट खुद ही डेवलप करना है आप लोगों ने, तभी आप लोग कामयाब होंगे। मतलब ऑप्शन तो है ही नहीं ना, आप कहें कि मैंने बस इंट्रो टू अकाउंटिंग वैसे ही धक्के से पास कर देनी है। मे बी ये हो जाए, लेकिन आगे बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी। इसी तरह अपने भाई सीनियर्स वगैरह को ज्यादा ना फॉलो करना। आपको ना यहाँ पे बड़ी अजीबो गरीब आवाम मिलेगी, मतलब हर किस्म का चवर आपके हॉस्टल्स में बैठा हुआ है। तो आपने उनकी बातों पे यकीन नहीं करना। जे हर बंदे के लिए ना हर चीज डिफरेंट डिफरेंट होती है। देखो, जो चीज मेरे लिए आसान है जरूरी नहीं आपके लिए भी आसान हो। जो चीज मेरे लिए मुश्किल है जरूरी नहीं आपके लिए भी मुश्किल हो। हर पर्सन के लिए ना अलग अलग मेंटल हेल्थ है उसकी। हर पर्सन ने अपने मुताबिक उन चीजों को देखना होता है। आप लोग देखो, आप लोग FSC के एग्जाम्स वगैरह देकर आए, एक ही पेपर होता था ना पूरे हॉल के अंदर, इवन के पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही पेपर होता था। क्या सारे हंसते हुए निकलते थे? सारे रो रहे होते थे? तो क्या उस टाइम पर लोगों ने टॉप पोजीशन नहीं हासिल की? तो क्या फेल नहीं हुए थे? पेपर तो एक ही था। तो अगर वही उसी पेपर के बारे में मैं मिस्टर ए से पूछूं, वो कोई कहो क्या पेपर था, इस बोर्ड की हिस्ट्री का इजी तरीन पेपर था, सेम टाइम पर दूसरा स्टूडेंट कह रहा है भाई बहुत मुश्किल पेपर था। अब मैं किसकी बात मानूं? अब आपको भी यहां पर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कोई ड्रा रहा होगा, कोई ऐसे चीते लोग मौजूद होते हैं, ओ यार ये अकाउंटिंग ये तो एक हफ्ते में जाके पढ़ो, वो असाइनमेंट करो, पेपर पास है। भाई नहीं चवल मारनी। आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी के साथ कोई और खिलवाड़ ना करे। या इस बात का हमेशा ख्याल रखना है आप लोगों ने। लोग तो कहते रहेंगे, कहने दो। लोग कहेंगे कि भाई बा एंड पे जाके बस ये असाइनमेंट कर लो तब पेपर पास हो जाने। और भाई उसके लिए भी नॉलेज का होना तो जरूरी है ना। मतलब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपने ड्राइविंग सीखनी हो, यूट्यूब पे 5 मिनट की वीडियो देखो, हाउ टू ड्राइव अ कार, उसके बाद आके कार का स्टीयरिंग संभाल के बैठ जाओ, कार चला लोगे? बस यही बात है। क्या उसके लिए प्रैक्टिस नहीं चाहिए आप लोगों को? क्या उसके लिए नॉलेज नहीं चाहिए आप लोगों को? तो ये वो नॉलेज है, ये वो प्रैक्टिस है जो आपने एग्जाम में आपके काम आने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि वैसे तो क्यों पास करवाना हो तो मेरे लिए एक हफ्ते की मार है, एक हफ्ता तो उसके बाद क्यों पास है। लेकिन बाद में क्या होगा? हमने ना सिर्फ PRC नहीं पास करना, ये बात हमेशा याद रखना। हम लोगों ने आगे कैफ के बारे में भी सोचना है कि ऐसा ना हो कि PRC तो पास हो जाए लेकिन कैफ में रो रहे हो। मैंने इंट्रो टू अकाउंटिंग में सिर्फ अकाउंटिंग नहीं पास करवानी, और ना कभी आपने पास करने के लिए अकाउंटिंग पढ़नी है। कोई आपसे पूछे ना कि आप लोग अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हो, तो आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए पेपर पास करने के लिए। भाई हम पेपर पास करने के लिए नहीं पढ़ते, हम चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। ये मेरी FAR 1 में भी मुझे सपोर्ट थे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी सपोर्ट थे, FAR 2 के अंदर भी जाके मुझे सपोर्ट थे। बेस जितनी अच्छी होगी ना, आप आगे उतना अच्छा चलोगे। आपके वो सारे हैवी पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो सकते हैं अगर इंट्रो टू अकाउंटिंग अच्छे से आए। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पता नहीं क्या क्या फक्कियां खिलाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उनकी बातों में ना आ जाना। अपनी स्टडी पे फोकस रखना, अच्छे तरीके से लेके चलना। सिर्फ पास नहीं करना हमने इन चीजों को, हमने अपने नॉलेज को इन्हांस करना है।
ऑलराइट, चलिए अब आते हैं हम लोग बिजनेस की टाइप्स की तरफ। बिजनेस अकाउंटिंग में सबसे पहली चीज हमारे पास आती है बिजनेस। लाजमी बात है यार, कारोबार होगा तो कोई मुझे नौकरी देगा। मैं अगर चार्टेड अकाउंटेंट बनने जा रहा हूँ तो लाजमी बात है मैंने कहीं ना कहीं तो जाके जॉब करनी है ना। जहां मैंने जॉब करनी है उसका कोई ना कोई बिजनेस होगा तो ही तो मुझे जॉब मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग पहले सीखेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस की का जो आगाज होता है ना वो होता है ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? अच्छा, बहुत सी ऐसी डेफिनेशंस आएंगी जो ना कॉमन है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में भी पढ़ोगे। वहां पे और भी वो आपको बिजनेस सारा बताएंगे कि बिजनेस क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, किस तरह से। मे बी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन वगैरह भी वहां पे मौजूद हों। कुछ ना कुछ चीजें इकोनॉमिक्स के साथ भी रिलेट कर जाती हैं। ये बात याद रखिएगा, ना तो मैं आपको इंट्रो टू बिजनेस पढ़ा रहा हूँ और ना मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा। ये बात याद रखना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अकाउंटिंग, और मैं रहूंगा सिर्फ अकाउंटिंग की हद तक। मतलब मैं अगर आपको कोई चीज बताऊंगा ना तो मैं आपको सिर्फ अकाउंटिंग की हद तक बताऊंगा। इकोनॉमिक्स वाले क्या कहते हैं, आई डोंट नो। आई टू बी वाले ने आपको क्या पढ़ाया, आई डोंट नो। ओके, वहां की डेफिनेशन वहां पे अप्लाई कर देना, वैसे सेम सेम ही आती हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे फोकस सिर्फ अकाउंटिंग के ऊपर है। और ये वाली डेफिनेशन आई टू बी और इकोनॉमिक्स में ना लिख देना, उसके मुताबिक चलना वो। ओके, हर सब्जेक्ट को उसके मुताबिक लेके चलना। अच्छा, अब जब बात करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस की, ऑर्गेनाइजेशन से मुराद होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं तो एक ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। लेकिन इकट्ठे होने के बाद जो उनका पर्पस होना चाहिए ना, वो म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल पर्पस, कॉमन ऑब्जेक्टिव हो। मतलब हर किसी का मकसद एक ही हो। मतलब अब हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ना, हम लोग क्यों यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? कि हम लोग अकाउंटिंग को सीख सके। अकाउंटिंग के सीखने का मकसद आई कैप के एग्जाम में अपीयर हो सके, उसको क्लियर करके आगे कैफ कर सके। क्या यही मकसद है ना हमारा? कि हमारा मकसद है कि अकाउंटिंग पढ़ के हम लोग जन्नत में आला मकाम हासिल कर सकें? क्या मकसद है कि भाई आप अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हो? ताकि जन्नत में आला मकाम हासिल कर सकूं। क्या ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। कैसा है? अभी के लिए अगर आपके लेवल पर देखें ना तो आपने सिर्फ यही सोचा हुआ है ताकि मेरा पेपर अच्छा हो सके। और मैं अभी इधर इसीलिए मौजूद हूं ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके। क्या हम सबका मकसद एक जैसा नहीं है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलराइट। तो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल शामिल होते हैं जिनका पर्पस एक ही हो। हम उसको ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन। और आपने सिर्फ इतना याद रखना है, और इसको एज इट इज, मतलब रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड्स में इसको बस याद रख लेना कि कोई अगर आपसे पूछे तो आप सिंपली बता सको, ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई भी यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हो। कलेक्शन ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन परसुइंग डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑब्जेक्टिव जो भी मकसद है वो पहले से डिफाइन हो कि हम लोग इकट्ठे क्यों हैं। जैसे कोई टीम खेल रही हो तो किसी भी टीम के खेलने का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जीतना। अब क्या उस टीम में मौजूद तमाम प्लेयर्स एक ही टास्क परफॉर्म करेंगे? नहीं, बॉलर्स बॉलिंग करेंगे, बैट्समैन बैटिंग करेंगे, फील्डिंग की जाएगी, कीपर का काम अच्छी कीपिंग करना मौजूद होगा। हर टीम मेंबर की ना अपनी रोल्स होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कि उसने परफॉर्म करनी है। लेकिन बॉलर बॉलिंग क्यों कर रहा है? ताकि छक्के खा सके। जब बैट्समैन बैटिंग इसीलिए कर रहा है ताकि अपनी सेंचुरीज बना सके। नहीं, टीम के लिए होता है, टीम के लिए होता है, हम लोग मैच जीत सके। ऐसे ही बॉलर बॉलिंग क्यों कर रहा है? ताकि अच्छी बॉलिंग करके अपनी टीम को जितवा सकूं। तो मकसद जीतना ही है, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और सारे लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये जरूरी नहीं है कि सारे मिलकर एक ही काम करें, ये जरूरी नहीं है। लेकिन तमाम लोग मिलकर अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव एक होना चाहिए। जैसे एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है। क्या आप देखिए, पीआरसी में 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 लोग इकट्ठे हों, हर कोई अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दे,
उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। अब सारे अकाउंटिंग वाले इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या पीआरसी हो सकता है? नहीं। तो क्या होगा कि आपस में टास्क को डिवाइड कर दें, आपस में मिल जाए। अब एक ही पर्सन पांचों सब्जेक्ट पढ़ाने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल ऐसा होता है कि एक ही पर्सन अकाउंटिंग में भी एक्सपर्ट हो, मतलब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में, और थ्योरेटिकल में भी एक्सपर्ट हो। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, हर कोई ना किसी एक चीज में एक्सपर्ट होता है। इसी तरह अगर आप डॉक्टर्स को देखो तो एमबीबीएस तो सारे कर रहे होते हैं, लेकिन आगे स्पेशलाइजेशन किसी एक चीज में जाके करते हैं वो, है ना ऐसा? तो यहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि टास्क आपस में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव को हमेशा सेम रखना है। फिर देखो इसी की दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? ग्रुप एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर टू परस्यू अ कॉमन सेट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे वर्ड्स को बस चेंज किया गया है, जबकि उनके जो कहने वाली बात थी वो बिल्कुल अभी भी सेम सेम ही है। तो ये भाई मैं कोई कुरान पाक तो पढ़ नहीं रहा कि मैं जबर जेर की गलती नहीं कर सकता या मैं अल्फाज को इधर उधर नहीं कर सकता। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, तो बस लेके चलो, अपनी बात कन्वे करनी है आप लोगों ने। तो क्या बात कन्वे हो नहीं गई? तो आप लोगों ने भी इसको ऐसे ही लेके चलना है। बस इस बात की नहीं टेंशन लेनी है कि भाई आप पश्तून हैं, आप सराइकी हैं, आप पंजाबी हैं, आप उर्दू हैं और ये इंग्लिश में आ गया। कोई बात नहीं, आने दो, कर लेंगे। ओके, हो गई बात। तो अब यहां पर अक्सर लोग ये कहते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में तो आप कह रहे हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, हकीकत बात है। लेकिन आप लोग देखें कि एक शॉपकीपर होता है तो वो तो अकेला किसी शॉप का मालिक होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाएगा? मालिक जरूर वो अकेला होगा, लेकिन क्या उसने अपने साथ हेल्पर नहीं रखे हुए होते हैं? तो ये जरूरी नहीं है, मैं यहां पे ऑनरशिप की नहीं बात कर रहा। अब देखो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जितने फैकल्टी मेंबर हैं, क्या सारे के सारे इसके ऑनर्स हैं? नहीं, बहुत से एम्प्लॉयज हैं यहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशन में इनसे भी मिलकर, एम्प्लॉय से भी मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। तो कोई भी बिजनेस हो, है ना, बहुत कम ऐसे बिजनेसेस मिलेंगे जिसमें सिर्फ अकेला ही आदमी होगा और वो सारे टास्क भी खुद परफॉर्म कर रहा हो, ऑनरशिप भी उसी के पास हो। बहुत कम और स्मॉल स्केल के ऊपर वो बिजनेस होगा। अगर थोड़ा से भी अब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है ना, इवन कि एक शॉपकीपर को भी देखो तो उसने भी अपने पास दो तीन लोग रखे हुए होते हैं। तो जैसे ही दो तीन लोग मिलते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बन नहीं गया, ऑर्गेनाइजेशन बन गई है हमारे पास। ऑल राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिफाइन करोगे? सिंपली, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कम टुगेदर टू परसू अ कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। बस हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन हो गई। क्लियर है? अब ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं ना, और कॉमन ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव दो तरह का हो सकता है। कि भाई ये इकट्ठे क्यों हुए हैं? दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। क्या? कि या तो वो इकट्ठे हुए होंगे कि कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करें जिससे उनको प्रॉफिट हो सके, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा काम करें जिससे उनको प्रॉफिट हो सके, या इसीलिए इकट्ठे हुए होंगे कि कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को फायदा हो सके। ये दो किस्म के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, इसके अलावा थर्ड वन कोई नहीं है। क्या? या तो दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए इकट्ठे हुए, या फिर अपना फायदा करने के लिए इकट्ठे हुए। मतलब प्रॉफिट अर्न करना तो अपना ही फायदा होता है ना वो। तो अगर वो इकट्ठे हुए हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रॉफिट हमेशा बिजनेस में नहीं होता, तो हम लोग क्या कहेंगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट। और अगर वो इकट्ठे हुए हैं टू हेल्प समवन, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि वो किसी किस्म का कोई बिजनेस नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? सोशल वेलफेयर, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। गॉट इट? क्या मैंने सिंपल क्या कहा? कि ऑर्गेनाइजेशन की दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई आपसे पूछे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो आपने किस बात पर फोकस करना है? प्रॉफिट पर। और ओके। और अगर कोई आपसे पूछे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो प्रॉफिट नहीं कहना आपने,
सोशल वेलफेयर की तरफ चले जाना। तो आप लोगों के पास बन जाएगी वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बात क्लियर? अच्छा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी आप लोगों के पास? अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और अब इसका दूसरा नाम हमारे पास आने लगा, इंटरप्राइजिंग एंटिटी। अब ये बात हमेशा याद रखना, बहुत ही ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आप लोग फर्स्ट टाइम पे सुनोगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इनको इतनी मर्तबा यूज करेंगे कि आप लोग खुद परेशान हो जाओगे। ओके, वैसे ही मीनिंग की समझ आ जाएगी। एंटिटी, जब भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं समझ लेना बिजनेस की बात कर। जब भी मैं वर्ड एंटिटी यूज करूं समझ लेना मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। इसको, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरप्राइजिंग एंटिटी भी कहा जाता है। क्या होती है? इंगेज्ड इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज दैट सेल्स प्रोडक्ट्स और फॉर। तो देखो, प्रॉफिट की बात आ नहीं गई, और अगर प्रॉफिट की बात आ गई तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी? और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी? A non-business organization does not have profit as a, इनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं, तो क्या है इनका मकसद? सच एज चैरिटी or hospital exist to meet various social needs. It is also known as, अब जब प्रॉफिट अर्न करना इनका मकसद नहीं है तो इसका दूसरा नेम क्या हो सकता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इन शॉर्ट NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमने एनजीओ का नाम सुना हुआ है? एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एंड एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, मतलब प्रॉफिट के अलावा इसका कोई और काम है। अब मतलब एक्टिविटीज ये भी परफॉर्म कर रही होगी लेकिन ये प्रॉफिट नहीं अर्न करते। अच्छा, अब क्या? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे जिनमें उनका ऑब्जेक्टिव बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करना। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उनका काम सोशल वेलफेयर की तरफ होता है। बात क्लियर? क्या मुझे एग्जांपल दे सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की? ईदी सर्विसेज, शौकत खाना, शाबाश, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, मदरसा। अगर मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए ही होता है मोस्टली केसेस में, ऐसा ही है, तो वो मतलब स्कूल्स की कैटेगरी में आ जाता है ना। लेकिन अगर यहां पर देखें ना, जितना हमने कहा तो ये हॉस्पिटल की बात की हम लोगों ने, जैसे शौकत खाना, ईदी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, उसका प्रॉफिट, उसका मकसद भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स वगैरह हैं, इनका मकसद भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। इवन के आपका आई कैप एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर आप लोग देखें, आप हैवी सी फीसिस उसको पे कर रहे हैं, आप अपनी रजिस्ट्रेशन फी, एग्जामिनेशन फी, एटसेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कि वो जितनी भी आप लोगों से इनकम रिसीव करता है वो बेसिकली अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए है। और एनपीओ की अकाउंटिंग इंशाल्लाह FR1 में जाके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि इनकी अकाउंटिंग हम लोगों ने किस तरह से करनी है। अच्छा, अब अगर आप लोग देखें, मैं अगर सिर्फ स्कूल की बात करूं ना, तो आप मुझे कभी नहीं बता सकते कि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि आप देखें, अगर मैं पंजाब कॉलेज की बात करूं तो क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? अच्छा खासा प्रॉफिट ले रहे हैं भाई। इवन कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट में नहीं आते, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये, है ना ऐसा। हॉस्पिटल्स की बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं तो नॉट फॉर प्रॉफिट है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर किसी के प्राइवेट क्लिनिक पे चले जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाओ, बिजनेस अर्न कर रहे हैं। आपने शौकत खानम की बात की तो वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर आप डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स की बात कर लो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ओके हो गया? तो ये उनका बिजनेस है। मतलब एजुकेशन बिजनेस के तौर पर आ सकती है, वो जो सर्विसेज दे रहे हैं डॉक्टर्स वगैरह, ये भी बिजनेस के तौर पर आ सकती है। फिर अगर आप कहीं पर भी शॉपिंग करने के लिए चले जाओ जहां पर प्रोडक्ट्स की सेल एंड परचेज हो रही है, वो भी बिजनेस के तौर पर आ रही है।
वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आप लोगों की। तो क्या एग्जाम्पल से आइडेंटिफाई कर लोगे आप लोग? अच्छा, अब अकाउंटेंट ने दोनों की अकाउंटिंग करनी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की भी अकाउंटिंग करनी है और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की भी अकाउंटिंग करनी है। ये जो अकाउंटिंग है ना, ये समुंदर है, और अभी आप लोगों ने सिर्फ उसमें से एक सिप लेना है बस, और इंट्रो टू अकाउंटिंग बन जानी है। तो सारी अकाउंटिंग तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता अभी आपको, वक्त के साथ साथ चलेंगे। तो वो जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंशाल्लाह FR 1 में जाकर हम लोग पढ़ेंगे। तो इंट्रो टू अकाउंटिंग से आउट हो गया। क्लियर? अब आते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग हम इंट्रो टू अकाउंटिंग में कुछ हद तक देखेंगे। तो इसको समझने के लिए बिजनेस का पता होना चाहिए। अब अगर आप मुझसे ये पूछें कि सर आप क्या करते हैं, और मैं आपको आंसर करूं मैं बिजनेस करता हूं, तो क्या आप मेरे उस आंसर पर इत्तेफाक कर लोगे या आगे कुछ और पूछोगे? क्या पूछोगे? शाबाश, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई बिजनेस के आगे टाइप्स हैं। अब पता नहीं मैं क्या कौन सा बिजनेस करता हूं। क्या लगता है कौन कौन सा बिजनेस हो सकता है? क्या बिजनेस कर सकता हूं मैं? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं भाई क्या करते हैं, और आपने मुझे कहा कि सर हम बिजनेस करते हैं, मेरा आगे क्वेश्चन है भाई कौन सा बिजनेस करते हैं, आप मुझे क्या बताओगे? बिजनेस में क्या चीज आप कर सकते हो? प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हो, शाबाश। और इंडस्ट्री बना सकते हो, बिल्कुल, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो चीजों की। एग्रीकल्चरल, बिल्कुल। और जी, टेक्सटाइल में जा सकते हैं। और सर्विसेज दे सकते हैं, मैं सर्विसेज दे रहा हूं ना। तो क्या ये हमारे पास एक किस्म का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? तो अब अगर यहां पर देखें ना, हम लोग बिजनेस में ना तीन किस्म की एक्टिविटीज लेकर आते हैं। वैसे तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स भी शामिल हैं, लेकिन वो भी इसी में कवर हो जाती हैं। हमने यहाँ पर तीन किस्म की एक्टिविटीज लेकर आते हैं। वो तीन किस्म की एक्टिविटीज क्या है? सबसे पहले सबसे सिंपल बिजनेस कौन सा हो सकता है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग सबसे सिंपल बिजनेस। मतलब अगर आपके पास, आप लोग देखो, जितने भी शॉपकीपर्स वगैरह बैठे हुए हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते बेचारे, है ना ऐसा? क्या वो सिंपल कौन सा, अब घर चलाने के लिए उनको जॉब तो मिलने वाली है नहीं क्योंकि एजुकेशन नहीं है। तो वो क्या कर रहे होते हैं? एक दुकान खोल के बैठ जाते हैं। अच्छा, जब वो दुकान खोल के बैठते हैं क्या कर रहे होते हैं वहां? गुड्स की, वो जो गुड्स, अशिया, चीजें, ठीक है। अब यहां पर जब गुड्स का वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना, हम अकाउंटेंट्स, तो इससे मुराद होता है वो चीजें जिसमें हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। गुड्स से क्या मुराद होगा? वो चीजें जिसमें हम लोग ट्रेडिंग कर। अच्छा भाई, मैं आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लेके चलूंगा। इवन कि आप सराइकी में कहोगे, मैं सराइकी बताऊंगा, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, सब कुछ जैसे आप कहोगे, पर बात समझ आए आपको। लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंटिंग प्रॉब्लम है, समझना जरूरी है। ओके, तो मैं सिंपल से सिंपल वर्ड्स में आ जाऊंगा, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। अच्छा, क्या ऐसी चीजें जिसमें हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, अब ट्रेडिंग करने से क्या मुराद है? सेल एंड परचेज। अब वो जो शॉपकीपर जो चीज बेच रहा होगा, सपोज हम लोग एक क्लॉथ शॉप ले लेते हैं, कपड़े की दुकान, एक क्लॉथ शॉप ले लेते हैं, और वो ट्रेडिंग कर रहा है। क्या वो पहले कपड़ा खुद लेकर आएगा? नहीं भाई, आगे अपने कस्टमर को चीजें सेल करने के लिए पहले खुद भी तो परचेज करेगा ना। तो पहले वो चीजें अपने पास परचेज करेगा, लेकिन मकसद क्या होगा उसका? खुद यूज करना नहीं। इवन के कपड़े तो खुद भी यूज कर सकता है, लेकिन गुड्स की कैटेगरी में वो नहीं आएगा फिर, अगर वो खुद यूज कर रहा है तो। गुड्स की कैटेगरी में कौन सी चीजें आएंगी? जो फॉर सेल पर्पस हो। ओके, होगी ये बात क्लियर? तो अब आप लोगों ने देखना है कि भाई ट्रेडिंग में एक ऐसा बिजनेस आएगा जिसमें हम लोग सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स कर रहे हैं। सिंपल मतलब, आप लोग देखिए किराना स्टोर वाला भी है ना, और हमें सपोज के कोई चीनी शीनी चाहिए, तो क्या वो मार्केट, अब खुद चीनी नहीं बना रहा, वो मार्केट से चीनी लेकर आएगा और हमें वो चीनी सेल कर देगा। फर्क किस चीज का है?
डिफरेंस किस चीज का है? कि 100 रुपए की खुद लेकर आएगा, 120 रुपए की हमें दे देगा। इस चीज का डिफरेंस है। एक बुक शॉप, वो भी ट्रेडिंग कर रहा है। वो क्या, अगर हम लोग यहाँ से उर्दू मार्केट जाएं, उर्दू बाजार जाएं हम लोग, वहां से अगर एक बुक लेकर आए ना, हो सकता है मुझे 500 रुपए की बुक मिले, लेकिन वही बुक मुझे अपनी बुक शॉप पे भी मिल जाती है, लेकिन 550 की मिलती है। अब मैं यहां पर ये नहीं कह सकता कि यार तुम महंगी दे रहे हो, वहां से 500 की मिली, भाई तुम जाके ले लो 500 रुपए की। तुम्हें नहीं लगता 100 रुपए का तो पेट्रोल लग जाना है तुम्हारा? अब आप में से बहुत से जीनियस ऐसे होते हैं, कहते हैं नहीं भाई हमने तुमसे नहीं लेनी, हम तो उर्दू मार्केट से लेंगे। 100 रुपए का पेट्रोल जलाकर वहां पे जाते हैं, पता चले मार्केट बंद है। वापसी आते हैं, फिर अगले दिन फिर जाते हैं, 100 रुपए का पेट्रोल जला के, क्या है, मैं 500 रुपए की बुक लेकर आया हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग जहां से उर्दू बाजार में गए, आपने 500 रुपए की अकाउंटिंग की बुक परचेज की, और आप यहां पर आ गए, इवन के 100 रुपए का आपका बाइक का पेट्रोल भी साथ में जल गया, वो बुक मुझे 550 की दोगे? 500 की लेकर आए हो, मैं 550 की ले रहा हूं बुक, तो तुम पागल नहीं हो? 500 की बुक, 100 रुपए का उसके ऊपर एक्सपेंस है, 600 की तो तुम्हें पड़ रही है, मुझे 550 की क्यों दोगे? ये चीज, शाबाश, वो एक बुक नहीं लेकर आया था, दुकानदार ऐसा कर रहा था, तो वो 550 वाली बारे में नहीं है, वो एक बुक नहीं लेकर आया था। मुझे एक बात बताओ कि मैं जब बाइक पे गया था उर्दू मार्केट और बुक्स लेने के लिए, अब चाहे मैं 10 बुक्स लेकर आऊं, 100 लेकर आऊं, या मैं खाली हाथ आ जाऊं, बाइक क्या कहेगा, भाई 100 बुक्स हैं तो चलो 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाओ। अच्छा खाली हाथ हो गए हो तो चल छोड़, आज पेट्रोल ना डलवा। नहीं है ना? तो भाई वो एक बुक नहीं लेकर आया, वो 100 बुक लेकर आया, 100 रुपए का पेट्रोल, तो पर बुक उसका 1 रुपए का पेट्रोल लगा है, उसे तो 501 रुपए की बुक पड़ी है, वो 550 की बेचेगा, 49 का भी उसे प्रॉफिट है। आपका 600 रुपए का एक्सपेंस है, आप मुझे 550 की दोगे? ये फर्क है। ओके, तो इसी चीज का नाम अकाउंटिंग करना है। डन। अच्छा ये बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे, बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्यूएम के अंदर सीखेंगे, बहुत से कॉन्सेप्ट्स वगैरह हम लोग अकाउंटिंग के अंदर आके सीखेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये चीजें आप लोग समझते जाएंगे, और ईच एंड एवरीथिंग आप लोग करेंगे, लेकिन सिर्फ पेशेंस, सुकून से, इजी रहना है। एक घंटे के एक ही लेक्चर के अंदर मैं सब कुछ नहीं बढ़ा सकता आप लोगों को, पूरी अकाउंटिंग पूरे कॉन्सेप्ट नहीं दे सकता, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। अच्छा, एक तो मैंने ये कैटेगरी आपको बता दी कि सिंपली गुड्स को परचेज करो और सेल कर दो, इस एक्टिविटी का नाम भी बिजनेस करना ही है। एम आई राइट? एम आई राइट? इस एक्टिविटी को कहा जाता है कमर्शियल एक्टिविटीज। ये देखें ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 3 टर्म्स हमने यूज की, उसमें से फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास? अच्छा आप लोग अक्सर देखो, ये जो शहरों में जैसे ये मार्केट बनी हुई है, बरकत मार्केट, हम कहते हैं ये कमर्शियल एरिया है ना, कारोबारी एरिया है, कि यहां पर बैठ के बिजनेस करो। कौन सा करो? क्या यहाँ पे फैक्ट्रीज लगी हुई हैं? अच्छा क्या बरकत मार्केट में कॉलेजेस खुले हुए हैं? नहीं, क्या हो रहा है? ट्रेडिंग हो रही है सिंपली। ओके, तो कमर्शियल एरिया से मुराद है कि ऐसा बिजनेस जहां पर आप लोग ट्रेडिंग कर सको। बात क्लियर? अब दूसरी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। अब देखिए शहरों के बाहर जब हम लोग निकलते हैं ना, हमें कहा जाता है ये इंडस्ट्रियल एरिया है। क्या मतलब? फैक्ट्रीज मौजूद हैं, इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, वहां पर क्या ट्रेडिंग हो रही है? वहां पे क्या हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। देखो ट्रेडिंग में क्या था, बनी बनाई चीज एज इट इज लो, और विदाउट एनी चेंज आगे सेल कर दो, फिर क्या अपना प्रॉफिट मार्जिन रखो कुछ ना कुछ, ऐसा ही था ना? लेकिन जहां पे क्या है कि जो चीज आप परचेज करोगे ना, आगे सेल वो नहीं करोगे, उसमें आप चेंजेस करोगे। मतलब पेन की एक एग्जांपल ले लें, इस पेन को बनाने के लिए क्या प्लास्टिक नहीं यूज हुआ होगा? पेन नहीं परचेज किया जाता, प्लास्टिक परचेज किया जाता है। अब जिसने इसको बनाया है,
मैं अब उस बुक शॉप वाले की एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं उस कंपनी, जैसे पियानो का आपके पास अक्सर होता है, मैं उस कंपनी की एग्जांपल दे रहा हूं। क्या उसने पेन परचेज किया होगा? उसने प्लास्टिक परचेज किया है। तो क्या आपको सेल प्लास्टिक किया उसने? क्या पेन तो चीज बदल नहीं दी? क्या उसका यूजेज बदल नहीं दिया? क्या वो प्लास्टिक लिखने के लिए इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन पेन हो रहा है? तो एक न्यू प्रोडक्ट बनाना, क्या जिस शेप में प्लास्टिक था पेन उसी शेप में है? न्यू शेप में लेकर आना उसको, उसके यूजेज को बदल देना, ये मैन्युफैक्चरिंग है। फिर पैकिंग भी साथ में की जाती है। ऑलराइट, ये काम, ये मैन्युफैक्चरिंग है। और ये काम कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज के अंदर। और इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। गॉट इट? कमर्शियल से क्या मुराद है? ट्रेडिंग एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल से क्या मुराद है? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ऑल राइट। एंड द लास्ट वन इज प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर। तो मुझे बताओ कि भाई, क्या आप एक नॉन अकाउंटेंट से अकाउंटिंग बनना पसंद करोगे? अच्छा, डॉक्टर के पास चले जाओ, उसे कहो कि यार पढ़ा लिखा तो तू भी है, अब ऐसा करो कि मुझे अकाउंटिंग बनाना शुरू कर। पढ़ोगे? अच्छा, अकाउंटेंट से कहो मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे जरा मेडिसिन लिख के देना। पढ़ा लिखा है? पेनाडोल हाँ है वही। दिल में दर्द हो रहा है, मुझे मेडिसिन बताओ। तो हमें क्या पता तुम्हें दिल में दर्द किसकी वजह से हो रहा है? तो उसका इलाज उससे लो। मतलब अब यहां पर देखो, एक तो क्वालिफिकेशन हो, लेकिन रेलिवेंट क्वालिफिकेशन हो। इवन के डॉक्टर है, आपको दिल का दर्द है, हड्डी जोड़ के पास जाओगे? दोनों डॉक्टर्स हैं, दोनों के पास क्वालिफिकेशन भी, एक्सपीरियंस भी है। तो आप लोगों ने उसके साथ साथ उसका एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज, उसके पास टाइम भी है या नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो सर्विसेज हमेशा एक प्रोफेशनल पर्सन से ली जाती हैं। अब अगर आप लोग यहां पे मौजूद हो, मैं क्या आप लोगों को गुड सेल कर रहा हूं? तो मैं कमर्शियल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा। अच्छा, इधर खड़े खड़े मैं कोई चीज बना रहा हूं? नहीं, तो मैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी तो नहीं कर रहा। तो क्या आप लोगों ने यहां पर बैठने के लिए पैसे नहीं दिए हुए? क्या मैंने बिजनेस नहीं किया? आपको क्या दे रहा हूं? सर्विसेज, प्रोफेशनल एक्टिविटीज। ऑल राइट। तो ये तीन किस्म की एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस में। कौन कौन सी? कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड। कमर्शियल से क्या मुराद है? सिंपली याद रखना है, ट्रेडिंग एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल से क्या मुराद है? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। और प्रोफेशनल से क्या मुराद है? सर, और यही तीन टाइप्स ऑफ बिजनेसेस बन जाते हैं। ओके, इसी को बेस बनाकर बिजनेस की तीन टाइप्स आ जाती हैं। देखें, फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग बिजनेस, सेकंड वन इज, एंड द थर्ड वन इज, और ये तीनों मैं आपको बता चुका हूं। एक नजर सर इसको रीड करो, और अगर कोई बात नहीं समझ आई तो मुझसे पूछो। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए सब बच्चों को? क्या पढ़ नहीं लिया हम लोगों ने? बस इतनी चीजों को याद रखना है। क्या ट्रेडिंग बिजनेस क्या है? सिंपल सी बात, परचेज एंड सेल ऑफ, और यहाँ पर गुड्स से क्या मुराद है? फॉर पर्सनल यूज नहीं, फॉर सेल पर्पस। जो चीजें आप लोग रखते हैं वो आपके लिए गुड्स बन जाती हैं। जैसे भाई, एक कैफे वाला है ना, तो कैफे में क्या कुछ आपको मिलेगा? जूसेस मिल जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगी, चाय वगैरह मिल जाएगी, लेज बिस्किट टॉफियां वगैरह, इस किस्म की सारी चीजें, वो उसके लिए गुड्स हैं। लेकिन अगर बुक शॉप वाले के पास जाएंगे तो फिर वो जो स्टेशनरी आइटम्स वगैरह मौजूद होंगे, जो बुक्स नोटबुक्स वगैरह मौजूद होंगी, वो उसके लिए गुड्स बन जाएंगे। एक क्लॉथ शॉप के पास अगर आप लोग गए तो उसके लिए वो जो कपड़ा फॉर सेल पर्पस मौजूद है, वो उसके लिए गुड्स हैं। लेकिन जो कपड़े उसने पहने हुए हैं वो गुड्स नहीं है, वो फॉर सेल पर्पस नहीं है, वो गुड्स नहीं है उसके लिए। ऑल राइट। फिर देखें, विदाउट चेंजिंग द शेप एंड डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट। तो कोई भी शॉपकीपर होता है ना, वो प्रोडक्ट के डिजाइन को चेंज नहीं, एज इट इज सेल करता है, सिर्फ अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता है वो थोड़ा सा। अब नेक्स्ट देखें, जैसे अभी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि आपको बुक शॉप पे बुक मिल रही थी 550 रुपए की, लेकिन खुद लेने के लिए जाओ तो आपको 600 रुपए की पड़ रही थी। 500 की बुक मिल रही थी, लेकिन 100 रुपए का एक्सपेंस भी पड़ रहा था आने जाने का, और टाइम अलग से वेस्ट हो रहा था।
क्या आपके लिए वो 550 रुपये सही नहीं है अमाउंट? और अब इसमें देखो, आपका भी फायदा है कि वैसे 600 रुपये की पड़ जाती है आपको, टाइम अलग से वेस्ट होता, लेकिन अब 550 की मिल रही है। और उस बुक शॉप वाले का भी फायदा है, क्या उसको प्रॉफिट मिल रहा है साथ में। हाँ, जरूरी नहीं कि 50 रुपए का ही हो, उसके एक्सपेंस भी तो हुए होंगे। 500 की अगर वो परचेज करके लाया है, 5 7 10 रुपए उसका एक्सपेंस भी हुआ होगा उसके ऊपर, और 550 की वो आपको दे रहा है, उसका भी बेनिफिट है, आपका भी बेनिफिट है। ऑलराइट। फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमेशा रॉ मटेरियल का होना जरूरी है। वो जो प्लास्टिक परचेज किया था ना आप लोगों ने पेन बनाने के लिए, वो प्लास्टिक उसका रॉ मटेरियल था। इसी तरह चाय बनाने के लिए वो जो दूध और पत्ती इस्तेमाल करते हैं वो उसका रॉ मटेरियल है। अब क्या ऐसा है कि दूध पी के ऊपर पत्ती और बाद में थोड़ा सा अपने आप को दो चार कलाबाजियां दे दो, आपस में मिक्स हो जाए, मैदे में हीट तो पहले से मौजूद है, चाय बन गई। कैसे ही है, हीटर लगा लो साथ में है। तो ऐसा तो नहीं है ना। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, दूध पीना हो उसकी अलग से अफादियत है, उसका अलग से टेस्ट है, लेकिन चाय का अलग से टेस्ट है, यूसेज चेंज हो जाता है बिल्कुल। क्या दूध और चाय दोनों का टेस्ट एक जैसा होता है? नहीं, चीज ही डिफरेंट है दोनों बिल्कुल। क्या सिर्फ उसकी शेप को चेंज करते हो आप लोग? ये जो वो जो चीजें होती है ना, उन्हें कहा जाता है रॉ मटेरियल, जो इस फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने में यूज होती हैं। रॉ मटेरियल लेने के बाद क्या उसके ऊपर थोड़े बहुत कोई लेबर शेबर नहीं लगाओगे? जैसे घर बनवाने के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो उसका रॉ मटेरियल है, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो क्या लेबर नहीं काम करती, मजदूर मिस्त्री वगैरह नहीं काम करते? क्या उनको पैसे नहीं देते? तो वो भी तो कॉस्ट ऑफ एसिड का ही पार्ट बनेगी ना, उसी घर की ही कंस्ट्रक्शन का पार्ट बनेगी ना। साथ में अगर उसके अलावा किसी किस्म की कोई और कॉस्ट इनकर करते हो, लाइटिंग वगैरह हो गई या और बहुत कोई इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स वगैरह हो गए, इस किस्म के एक्सपेंसेस, कुछ और एक्सपेंसेस भी साथ में करते हो, फिर जाकर आपकी एक न्यू प्रोडक्ट बनती है, जिसकी शेप चेंज हो जाती है, जिसका डिजाइन चेंज हो जाता है, जिसका यूजेज चेंज हो जाता है, और उस फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट को जाकर आप लोग अपने कस्टमर्स को सेल कर देते हो। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ऑलराइट। और जब हम बात करते हैं सर्विस बेस्ड बिजनेस की, तो उसमें क्या होता है, इन सर्विस इंडस्ट्री गुड्स इन्वॉल्व नहीं होती, गुड्स की कोई सेल एंड परचेज नहीं होती यहां पर। तो यहां पर क्या है, सिर्फ सर्विसेज दी जाती हैं टू फैसिलिटेट क्लाइंट्स। अब देखिए भाई, अगर मैं कर रहा हूं ना सेल, अच्छा खुद सोचो, आप एक शॉपकीपर के पास जाते हो कुछ ना कुछ परचेज करने के लिए, बात है जिस चीज की शॉप है आपने वो चीज पर परचेज करनी है। बुक शॉप पे चले गए, आपने अकाउंटिंग की बुक परचेज करनी थी, उस शॉपकीपर के लिए आप कौन हो? कस्टमर्स हो। उस शॉपकीपर के लिए आप लोग कौन हो? कस्टमर्स हो। आप एक डॉक्टर के पास चले जाते हो अपना इलाज करवाने के लिए, क्या उसके लिए उसके कस्टमर्स हो? नहीं, उसके लिए उसके पेशेंट्स हो। आप एक वकील के पास चले जाते हो, कोई केस वगैरह है, और उसके लिए आप उसके क्लाइंट्स हो। ओके। आप हमारे पास आ जाते हो, हमारे लिए स्टूडेंट्स हो। तो ये नेम बदलते रहते हैं, ये बिजनेस पे डिपेंड करता है। तो यहां पर वो क्लाइंट से मुराद वो मोस्टली केसेस के अंदर जो सर्विसेज दे रहे होते हैं ना, वो सर्विसेज अपने कस्टमर्स को नहीं देते, वो कस्टमर का नहीं वर्ड यूज करते, बात एक ही होती है। वो क्या वर्ड यूज करते हैं? क्लाइंट्स का वर्ड यूज करते हैं कि ये हमारे क्लाइंट्स हैं। ऑलराइट। इसी तरह से डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये उसने आपको बता दिया। लेकिन ये जो हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये कौन सी बेसिस पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं? अपने स्किल्स, अपने नॉलेज, अपने टाइम, अपने। अब आप लोग खुद देखो, अगर मेरे पास स्किल्स ना होती क्या आप मुझसे पढ़ते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास नॉलेज ना होता क्या मुझसे पढ़ते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं, सर्विसेज बिजनेस करने के लिए आपके अंदर वो क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। फिर जब तक मेरे पास टाइम नहीं था तब तक अकाउंटिंग भी तो स्टार्ट नहीं हुई थी, है ना ऐसा? तो टाइम भी तो होना चाहिए जिसे सर्विसेज लेनी है, और साथ में एक्सपीरियंस भी। अगर मैं, मेरे पास नॉलेज भी हो, मुझे पढ़ाना भी आता है, मेरे पास टाइम भी है,
लेकिन आपने पूछा कि भाई जो अकाउंटिंग का टीचर हमारे पास आ रहा है उसका एक्सपीरियंस कितना है, और आपको बताया जाए भाई फर्स्ट टाइम वो आप पे एक्सपीरियंस करने लगा है, मुझसे पढ़ोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या पता मैं कैसा पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर अगर आपको बाहर मार्केट में कुछ लोग ये बताएं कि यार मोहम्मद काशिफ राना बस ओके है, आपको ना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हाँ यार ठीक है, मैं सही हाथों में मौजूद हूँ, है ना ऐसा। एक्सपीरियंस का होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, एक एक टीचर है या एक डॉक्टर है जो अभी नया नया डॉक्टर बना है या टीचर बना है, एक है जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, और आप क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, नए को एक्सपेरिमेंट करोगे? एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। ओके जी। किसमें? लेबर। हाँ, स्किल्ड लेबर्स का होना बहुत जरूरी है भाई। अगर मैं अनाड़ियों के हाथों में कोई काम दे दूंगा तो लानी बात है उन्होंने तो खराब कर देना है। तो देखो, 2-4 रुपए बचाने की खातिर मैं अपना काम तो नहीं खराब करवाऊंगा ना। अच्छा, अब यहाँ पर और क्या चीज हो सकती है कि लाजमी बात है अगर आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हो ना, उसकी 5,000 रुपये फीस है, सिर्फ चेकअप फी। लेकिन अगर आप लोग एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हो जो अभी नया नया डॉक्टर बना है, जो इसने अभी एक्सपीरियंस गेन करना है, वो आपसे 500 रुपये लेगा। सर्विस दोनों ने सर्विसेज सेम सेम लेनी है, लेकिन क्या, क्यों रेट में डिफरेंस क्यों है? जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। काम दोनों में भी, वो भी वही पैनाडॉल लिख कर दो और ये भी ये वही पैनाडॉल लिख कर दे, अक्सर ऐसा ही होगा। अब देखो, 2+2 कितना होता है? 2+2 कितना होता है? तो हर किसी के लिए एक जैसा ही है। अच्छा, मैं भी पढ़ाऊंगा तो मैं 2+2 4 ही पढ़ाऊंगा। कोई अगर 25-30 हजार रुपये ले रहा होगा ना, वो भी 2+2 = 4 ही पढ़ाएगा, उसके लिए भी 5 नहीं बनता। तो काफी सारी चीजें होती हैं जो यहाँ पर हम लोगों ने देखनी होती हैं। आई होप कि आपको बातें समझ आ गई हैं, ऐसा है ना। चलें, बाकी इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।